चलिए भाई, गुड मॉर्निंग सबके लिए, वेलकम बैक। आ जाओ। गुड मॉर्निंग सबके लिए, गुड मॉर्निंग। टाइम से आ गए। प्रीति, तुमने मुझे खामा बदनाम कर रखा है। मैं टाइम से ही आता हूँ हमेशा। हम्म। तुमने मुझे खामा बदनाम कर रखा है कि गुरुजी टाइम से नहीं आते। गुड मॉर्निंग सबके लिए, गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं हमेशा टाइम से आता हूँ। क्या कह रही हो? सर, जो नेम वाला वही तो बदनाम है। अच्छा, जिसका नाम है वही बदनाम है, सही बात। गुड मॉर्निंग पारुल, हैप्पी जन्माष्टमी। वेरी गुड मॉर्निंग सबके लिए, आ जाओ फटाफट। गुड मॉर्निंग। चलिए, वर्ड हिस्ट्री आप सबके बहुत काम आने वाली है। पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर बिना उसके निकलने वाला नहीं है। अगर आप लोगों ने अभी तक वर्ड हिस्ट्री का कोर्स परचेज नहीं किया तो उसको कर लीजिए। नहीं, कोई बात नहीं, धन्यवाद आपके लिए। तो आप लोग वर्ड हिस्ट्री का कोर्स अगर अभी तक नहीं लिए तो उसको ले लीजिए। पुनर्जागरण में आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत मजा आएगा आपको इसको पढ़ने में। बहुत शानदार तरीके से आपका टॉपिक। अब टीजीटी में आती है, मुझे टीजीटी थोड़ी देनी है स्वाति, तुम्हें देनी है टीजीटी। तुम देखो आती है कि नहीं आती है। मैंने मना किया था वर्ड हिस्ट्री के लिए, मतलब मैंने कब मना किया था? किसको मना किया था हिमांशी? नेट में नहीं आती। नेट में भी नहीं आती। नेट में नहीं आती वर्ड हिस्ट्री। लेकिन नेट पास करने के बाद क्या करोगे उस डिग्री का? मुझे बताओ, नेट पास करने के बाद उस डिग्री का क्या करोगे आप? नेट पास करने के बाद उस डिग्री का क्या करोगे? किसी एग्जाम की प्रिपरेशन तो करनी होगी ना आपको। और जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो उस एग्जाम में वर्ड हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। उस एग्जाम में वर्ड हिस्ट्री आपको देखने के लिए मिलेगी। समझ गए ना? यस। तो वर्ड हिस्ट्री उस एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी। वर्ड हिस्ट्री ऐप में कौन सी है? विश्व इतिहास अलग से लिखा हुआ है। कोर्स लिंक मैं भेज दूंगा। हैप्पी जन्माष्टमी गीता, आपके लिए भी। चलें आगे बढ़े। फ्रांसिस्को डी गामा अगला व्यक्ति था हमारा। कल पुर्तगालियों का अपन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। फ्रांसिस्को डी गामा। ये व्यक्ति आया था दोस्तों लगभग 1597 से लेकर के और 1600 के मध्य में। कब आया था? 1597 से लेकर के इसकी टाइमिंग थी अपने पास लगभग 1600। ये वास्को डी गामा का वंशज था। क्या था ये? वास्को डी गामा का वंशज था। इसका बहुत अपमान हुआ था भारत में। जिस दिन ये अपने देश पुर्तगाल के लिए यहाँ से रवाना हो रहा था, तो इसके जो पूर्वज थे वास्को डी गामा, उनकी मूर्ति को इसके नीचे, मतलब इसके सामने उनकी मूर्ति को नीचे उतार करके तोड़ दिया गया था।
और 40 आदमियों ने उसके जहाज पर जाकर के उसका बुत बनाकर उसको फांसी पर क्या कर दिया था, लटका दिया था। तो इसका बड़ा अपमान हुआ। जब यह पुर्तगाल वापस जा रहा था तब वास्को डी गामा की मूर्ति को नीचे उतारकर तोड़ दिया गया तथा इसको बुत बनाकर फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, ये एक तरीके से विद्रोही जनता थी, उसने ये काम कर दिया। ठीक है, अब सुनिए पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ। अगला पॉइंट जो है हमारा वो किस पर चलेगा, पुर्तगालियों के पतन को लेकर के। दोस्तों बात करें पुर्तगालियों के पतन को लेकर के कि पुर्तगालियों का पतन क्यों हुआ भारत में। इतनी मजबूत समुद्री शक्ति बना चुके थे, इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं हो चुकी थी, फिर इनका पतन क्यों हुआ। कहानी क्या थी कि लगभग ये 100 वर्षों के आसपास, एक शताब्दी तक भारतीय समुद्र पर छाए रहे। और भारतीय समुद्र पर छाने के बाद कहानी क्या थी कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से क्या हुआ था, डचों का आगमन स्टार्ट हो गया था। और जैसे ही डचों का आगमन स्टार्ट हुआ, पुर्तगालियों का पतन प्रारंभ हो गया। ठीक है, और 18वीं शताब्दी तक आते आते भारतीय व्यापार के और मतलब जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को किन्हीं दूसरी ताकतों ने हथिया लिया। ठीक है, और उन क्षेत्रों से इनका प्रभाव धीरे धीरे क्या हुआ, खत्म कर दिया। देखिए इनके कुछ व्यापार थे। पुर्तगालियों के पतन की बात करें तो यहां पर क्या था, एक सेकंड, एक कॉल लेंगे पहले। अरे मूर्ति उसके जहाज पर थी, उसको उतार करके तोड़ दिया और उसका बुत बना करके उसको उससे फांसी पर लटका दिया था।
बुत का मतलब होता है एक तरीके से खाका। ठीक है, तो कहानी क्या थी कि पुर्तगालियों का पतन, डचों का प्रारंभ, हम ये नहीं कहेंगे कि डचों के आते ही पुर्तगाली एकदम से समाप्त हो गए। डचों का, हाँ, बुत का मतलब पुतला हो जाएगा यार। डचों का आगमन हुआ और पुर्तगालियों का पतन प्रारंभ हो गया। पुर्तगालियों का पतन प्रारंभ हो गया और 18वीं शताब्दी तक लगभग अन्य ताकतों ने पुर्तगालियों के व्यापार को हथिया लिया। 18वीं शताब्दी तक अन्य ताकतों ने, अन्य शक्तियों द्वारा पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र हड़प लिए। कहानी क्या थी, कोई मजबूत व्यक्ति तो मिलेगा नहीं, और मजबूत व्यक्ति नहीं मिलेगा तो फिर धीरे धीरे इनके व्यापारिक केंद्र क्या हो गए, समाप्त होते चले गए। जैसे अपन एक सारणी बना करके इस पे बातें करेंगे, कौन सा क्षेत्र कब कहां किसके हाथ में चला गया। तो एक सारणी तैयार करो। व्यापारिक केंद्र, समय और प्राप्तकर्ता। किस व्यक्ति ने कब इनका क्या काम किया, क्या मतलब क्या प्राप्त किया। जैसे यहां पे इनका एक व्यापारिक केंद्र था एम्बोयना। इस एम्बोयना नाम का व्यापारिक केंद्र था, इसको 1605 में डचों ने हथिया लिया। ये किन्होंने प्राप्त कर लिया, डचों ने। ठीक है, इस तरीके से समझना है इसको। दूसरा इनका एक द्वीप था, आपको याद होगा, होर्मुज। 1622 में ईरान के शाह से संधि करके ईरान के शाह से संधि करके अंग्रेजों ने हड़प लिया। क्लियर हुआ। सुनिए, तीसरा क्या था इनका, हुगली। 1631 में शाहजहां का एक सेनापति था, आपको याद होगा, कासिम खां। इसने हड़प लिया था। शाहजहां के सेनापति कासिम खान ने हड़प लिया। ठीक है, इसके बाद हुगली हो गया, एम्बोयना हो गया, होर्मुज गया, और एक था इनका क्या, श्रीलंका के बंदरगाह। श्रीलंका के डचों ने हड़पा, ये वाला भी।
और श्रीलंका के बंदरगाह में फिर आगे हम बात करें, जैसे इनके पास मलक्का था, इनके पास मलक्का इनसे 1640 में गया था, और ये भी डचों ने ही हड़पा था। अब आप देख सकते हैं इनके व्यापार का पतन इस तरीके से होना स्वाभाविक था। उत्तम आशा अंतरीप, जो केप ऑफ गुड होप था, वहां पर भी कहानी क्या हुई, अप्रोक्स 1652 के आसपास डचों ने कब्जा कर लिया। 1652 के आसपास डचों ने कब्जा कर लिया। फिर एक इनका वो था, क्या था, मलक्का हो गया, उत्तमाशा द्वीप हो गया, कोचीन। कोचीन 1600 लगभग 63, 1663 में डचों ने हड़प लिया। और एक था आपका कोचीन के बाद क्या बचा, कैन्नानूर। ये 1663 के बाद डचों के कब्जे में चला गया था। ये सारणी बयान कर देती है पूरे तरीके से कि क्या हुआ पुर्तगालियों के बृहद व्यापार का। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ चीजें थी, नेक्स्ट पेज लूंगा या सेम ही अपन इसको लिखेंगे। ठीक है, कालीकट अभी तो रह गया ना, मैं बता रहा हूं आपको, कालीकट जरूरी थोड़ी ना। सुनो, कालीकट नहीं हड़पा गया अभी। बंबई, बंबई था 1661 में। कहानी क्या थी, बंबई की भी कहानी सुनिएगा। बंबई भी इनका व्यापारिक केंद्र था पुर्तगालियों का। एक केंद्र कौन सा था, बंबई। तो बंबई के केंद्र पर क्या हुआ था, ये 1661 में, और पुर्तगाल का एक राजा था, पुर्तगाली राजा था। बंबई दहेज में दिया था ना अंग्रेजों को, सॉरी पुर्तगालियों को दहेज में मिला बंबई, जिसने अंग्रेजों को दे दिया था पुर्तगालियों ने दहेज के बाद। तो पुर्तगाल का एक राजा था, उसने क्या किया था, अपनी एक राजकुमारी थी कैथरीन, उसकी शादी की थी इंग्लैंड के राजा से। इंग्लैंड का राजा क्या था, चार्ल्स द्वितीय। और फिर इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से इसने विवाह किया था, तो इसे दहेज के रूप में दे दिया था। ठीक है, तो यहां पर पुर्तगाली राजा ने कैथरीन का विवाह किया था इंग्लैंड का राजा था, जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय। इसको बंबई दहेज में मिल गया। ठीक है, दहेज में मिल गया था। ठीक है, और एक इनका मोजाम्बिक जो अफ्रीका में था, और जो उन अफ्रीका के जो काफी तट थे, वो लगभग 17वीं शताब्दी से आगे जाकर के मोजाम्बिक, आज करवा देंगे सोनू, लगभग 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक विशेष प्रजाति के लोग थे, यारूबी, यारूबियों ने इस पर अधिकार कर लिया था। मोजाम्बिक एवं अन्य अफ्रीकी तटों पर, मोजाम्बिक एवं अन्य अफ्रीकी तटों पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। और एक था सेलसेट एवं बसीन, ये भी इनका केंद्र हुआ करता था पुर्तगालियों का।
इस केंद्र के साथ में कहानी ऐसी हुई थी कि 1739 में मराठाओं ने इस पर कब्जा कर लिया था। 1739 में मराठाओं ने कब्जा किया। तो दोस्तों ये पुर्तगाली कहानी थी, ठीक है। 18वीं शताब्दी के आसपास मतलब केवल गोवा, दमन और दीव में पुर्तगालियों के अधिकार बचे हुए थे। कहां पर? गोवा, दमन और दीव। 18वीं सदी के मध्य से गोवा, दमन व दीव में पुर्तगालियों के अधिकार बचे हुए थे। पुर्तगालियों के क्षेत्र बचे हुए थे। मैं ये कह रहा था कि मोजाम्बिक और अफ्रीकी तट थे, जैसे कोई एक जाति विशेष होता है, जैसे मुसलमानों को इस्लामिक कहते हैं, यहूदी होते थे, या हिंदू एक प्रजाति हो गई, ऐसे यारू भी एक लोग हुआ करते थे। उन्होंने अफ्रीका वाले क्षेत्र में पाए जाते थे, वो वहां पर उन्होंने क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया था। तो पुर्तगालियों के अधिकार में यही क्षेत्र बचे थे। ठीक है, पुर्तगालियों के अधिकार में यही क्षेत्र बचे हुए थे। अब पुर्तगालियों का पतन इस तरीके से हो गया। अब पुर्तगालियों के पतन पर अगर मैं एक बात करूं तो आपसे, तो पुर्तगालियों के पतन का कारण क्या था? कारण पे मैं केवल जनरली डिस्कस कर लेता हूं आपसे, इसको समझ लीजिए, अपन लिखेंगे नहीं। पुर्तगालियों के पतन पर एक पुर्तगाली लेखक ही हुए हैं जिनका नाम था अल्फांसो डिसूजा। अल्फांसो डिसूजा आए हुए थे, ये लेखक भी थे। इन्होंने एक टिप्पणी की थी पुर्तगालियों के भारत में पतन को लेकर के, किस तरीके से क्यों पतन हुआ। कि भाई जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो उनके एक हाथ में तो तलवार हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? एक हाथ में तो उनके तलवार हुआ करती थी और दूसरे हाथ में उनके क्रॉस हुआ करता था। तो एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में क्रॉस लेकर के पुर्तगालियों ने भारत में प्रवेश किया। लेकिन जब उन्हें भारत में बहुत अधिक सोना नजर आया तो उन्होंने क्रॉस को अलग रख दिया और उस हाथ से सोना भरने लगे, अपनी जेबें भरना शुरू कर दिया था। ठीक है, और जब उनकी जेब इतनी भारी हो गई कि उन्हें वो एक हाथ से नहीं संभाल सकते, तो उन्होंने क्या किया? अपनी तलवार भी फेंक दी। और जब जिसके पास तलवार नहीं होगी तो उसको तो दूसरी शक्ति क्या करेगी? डिफीट देगी। इस हालात में जो लोग उन पुर्तगालियों के बाद आए, वे आसानी से पुर्तगालियों पर क्या हो गए? हावी हो गए। कहने का मतलब, अल्फांसो डिसूजा ने यह टिप्पणी की है कि इन लोगों ने क्या किया? व्यापार वाणिज्य पर इतना फोकस कर दिया कि अपनी शक्ति पर इन्होंने क्या है? कमांड नहीं रखा। इनकी जो पावर थी, क्या कहा है? अल्फांसो डिसूजा की टिप्पणी याद रखनी है जो मैं बोल रहा हूं आपको। उन्होंने कहा कि जब पुर्तगाली भारत में आए तो उनके एक हाथ में क्रॉस था, यानी कि धार्मिक कॉन्सेप्ट था। एक तरीके से वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और एक हाथ में तलवार हुआ करती थी। लेकिन जब उनको भारत में गोल्ड दिखाई दिया, सोना दिखाई दिया, तो उन्होंने क्रॉस तो पटक दिया साइड में। धर्म बरम गया भाड़ में, कोई मतलब नहीं है।
उन्होंने क्या किया, उस सोने से अपनी जेबें भरनी शुरू कर दी। और जब जेब इतनी भारी हो गई कि एक हाथ से नहीं संभल रही है, तो उन्होंने फिर दूसरी हाथ से तलवार फेंक करके क्या कर दिया, केवल उस धन के आधार पर खुद को व्यवस्थित कर लिया। तो पुर्तगालियों के बाद जो पावर्स आई, क्योंकि पुर्तगालियों के हाथ में उस टाइम पर तलवार नहीं है, यानी तलवार है नाम मात्र की है, कमजोर उत्तराधिकारी हैं, तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसके पतन के कारणों पे हम लोग बात करेंगे। लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा कंसेप्ट है। पतन के कारण, तो अभी मैंने आपको बताया अल्फांसो डिसूजा की टिप्पणी। जब आए तो एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में क्रॉस, लेकिन जब भारत में सोना दिखा तो क्रॉस रखकर सोने से जेबें भरने लगे और जब जेब इतनी भारी हो गई जब जेब इतनी भारी हो गई कि एक हाथ से नहीं संभली, तो तलवार भी रख दी। तलवार भी फेंक दी। अतः बाद में आने वाली शक्तियां इन पर हावी होती चली गई। बाद में आने वाली शक्तियों के साथ में क्या हुआ, नमस्कार, क्या लिखा है किसी ने? ये डिस्कशन आपका अच्छा है। अंशुमन सिंह, क्या आशीष सिंह, क्या नाम था, अविनाश सिंह, जो भी है आपका, अपन करेंगे इस पे, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सुनिए, तो इस पे क्या हुआ, आने वाली शक्तियां इन पर हावी होती चली गई। ठीक है, अब ये एक टिप्पणी इनके ही एक लेखक ने की है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट क्या था इसमें, जो फर्स्ट पॉइंट अपन काउंट करेंगे, वो ये था, सुनिए, वो स्टेप क्या था इसमें, पुर्तगाल पर स्पेन का अधिकार होना। पुर्तगाल पर स्पेन का अधिकार होना, याद हो गया? हाँ, कोई बात नहीं, याद तो होना ही था। एक्चुअली क्या हुआ था, 1580 में स्पेन के राजा थे फिलिप द्वितीय, उन्होंने पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया था। 1580 स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय, और इस फिलिप द्वितीय ने
पुर्तगाल पर अधिकार किया। ठीक है, पुर्तगाल पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया था। स्पेन के शासकों ने क्या किया था, पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया 1580 में। जो भारत का व्यापार था और जो भारत में पुर्तगाल के उपनिवेश थे, इन स्पेन के शासकों ने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, केवल पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया। और पुर्तगालियों को इन्होंने क्या किया, महंगे और विनाशकारी युद्धों में उलझा दिया था। कहां पर, पुर्तगाल में। साथ ही भारत में क्या किया, पुर्तगालियों पर बहुत सारे प्रतिबंध भी लाद दिए थे। किसने, स्पेन ने। तो ये सारी घटनाएं इस तरीके से हैं जो पतन में जिम्मेदार रहेंगी। अब स्पेन की सहायता के अभाव में क्या हो रहा था, भारत की जो पुर्तगाली पोजीशंस थी, क्योंकि पुर्तगाल अब पुर्तगाल नहीं रहा है, ऐसे समझो, पुर्तगाल क्या हो गया, स्पेन हो गया। तो स्पेन के राजा ने पुर्तगाल पे अधिकार कर लिया और पुर्तगाल वाला पर्टिकुलर जो क्षेत्र है उसको उलझा रखा है युद्धों में। अब भारत में जो पुर्तगाली उपनिवेश हैं वो मदद की उम्मीद देख रहे हैं पुर्तगाल की तरफ। क्या अपने देश से मदद मिलेगी, नहीं मिलेगी, स्पेन का राजा कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा ना भारत के इन उपनिवेशों में। क्यों देगा वो मदद, नहीं देगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, कोई मदद नहीं दी, समय आने पर कोई मदद नहीं दी। ठीक है, अब क्या हुआ, इस पर अधिकार कर लिया। तो इसमें एक ही बात लिखेंगे, समय पर पुर्तगालियों को भारत में अपने देश से मदद नहीं मिली। बस एक पॉइंट में सेट करेंगे इसको, भारत में अपने देश से कोई मदद नहीं मिली। अरे रामायण लिखा हूं क्या, इतनी सी समझ में आ जाएगा, बताओ फटाफट जल्दी। भारत भाई, स्पेन पे अधिकार हो गया ना उसका, सॉरी पुर्तगाल पे अधिकार हो गया स्पेन का, तो स्पेन वाले अब क्या है, इसको देंगे नहीं, कोई मदद ही नहीं देंगे। तो इसका परिणाम क्या निकला कि पुर्तगालियों की जो व्यापारिक और सैनिक शक्ति थी वो धीरे धीरे कमजोर होती चली गई और एक एक करके सारे अधिकृत क्षेत्र कहां से, इनके हाथों से निकल गए। जो मैंने सारणी बनवा दी, कब कब कौन कौन सा क्षेत्र कैसे निकला, केवल इन पर गोवा, दमन और दीव वाले क्षेत्र बचे हुए थे। केवल इन पर क्या था, गोवा, दमन और दीव वाले क्षेत्र बचे हुए थे और बहुत दिन तक इन्हीं क्षेत्रों पर इनका अधिकार हुआ था। प्राइवेट कंपनी तो थी, सुनो, प्राइवेट कंपनी तो थी, लेकिन फिर भी थी तो किसी देश की, प्राइवेट कंपनी तो थी। तो अब 1961 में जाकर के भारत सरकार ने पुर्तगालियों पर से इन क्षेत्रों का नियंत्रण लिया था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, 1961 तक लगभग इनको, पुर्तगालियों को अपने देश से सहायता नहीं मिली। ठीक है, सहायता नहीं मिली तो क्या हुआ, जब इनको सहायता नहीं मिली तो एक एक करके इनके सारे व्यापारिक क्षेत्र छिन गए। सारे व्यापारिक क्षेत्र छिन गए, केवल गोवा, दमन और दीव में इनका अधिकार रहा। जहां से 1961 में भारत सरकार ने इन क्षेत्रों को मुक्त कराया। ठीक है भाई, तो पुर्तगालियों की स्थिति ये हुआ करती थी। एक तो स्पेन का पुर्तगाल पे आक्रमण, ये सारे पॉइंट्स याद रखना। दूसरा कहानी क्या था, ब्राजील की खोज भी इसमें एक रोल रखेगी। ब्राजील की जो खोज है उसका भी इस पे एक रोल रहेगा। क्या रोल है ब्राजील की खोज का, ब्राजील की खोज का क्या रोल है, ब्राजील की खोज हुई थी 1500 में।
कब हुई ब्राजील की खोज? 1500 में हुई थी। तो नए देशों की खोज के क्रम में क्या हुआ था, पुर्तगाल का एक व्यक्ति था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पूरा नाम क्या था? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। इसने दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा एक देश खोजा था, और वो क्या था? ब्राजील। और इसका ध्यान कहां चला गया था? फिर ब्राजील पे चला गया था। ठीक है। तो पुर्तगाल, जब पुर्तगाली खोज चल रही थी, यानी कि नए देशों की जब खोज हो रही थी, तो ब्राजील की खोज करने वाला कौन व्यक्ति था? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ठीक है। तो जब इसने इसको खोज लिया, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश माना जाता है ये, दक्षिणी अमेरिका का देश। अब जब इसकी खोज हो गई, तो पुर्तगालियों का ध्यान यहां भी केंद्रित था। अपन तो सीधी यही बात लिखेंगे, ज्यादा लिखने से मतलब नहीं है। तो भारत में ध्यान कम हो गया। ठीक है। पुर्तगालियों का, नमस्कार भाई रमन, पुर्तगालियों का भारत में ध्यान कम हो गया। अब भारत के मुकाबले कहानी क्या थी कि ब्राजील में इन पुर्तगालियों को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था, यानी भारत के मुकाबले ब्राजील में चुनौतियां कम थी। भाई 35-36 मिनट की क्लास हो गई। भारत के मुकाबले ब्राजील में चुनौतियां कम थी, तो ज्यादा ध्यान दिया। अब ध्यान क्यों दिया? पुर्तगालियों का ध्यान यहां भी केंद्रित था, क्योंकि यहां भारत के मुकाबले क्या था? चुनौतियां कम थी। बताइए, गॉट इट माई पॉइंट? क्लियर हुआ आपके दिमाग में ये सारी बातें? तो अब तीसरी एक कहानी, तो दूसरा नंबर ब्राजील की खोज, स्पेन का पुर्तगाल पे आक्रमण, और तीसरी कहानी इसमें आपको रखनी है पुर्तगालियों की धर्मांधता। लिखो फटाफट, फिर मैं स्लाइड चेंज करूंगा। हाँ, ब्राजील तो बड़ा था ना, लिखा दिया गीता। लिखा दिया, लिखा दिया, लिखा दिया। ब्राजील बड़ा था। चलें आगे बढ़े। ओके। इसके बाद था पुर्तगालियों की धर्मांधता, इनके पतन के कारण में। थर्ड पॉइंट क्या था? पुर्तगालियों की धर्मांधता की नीति। क्या थी पुर्तगालियों की धर्मांधता की नीति? सुनिए, बहुत हद तक ये उत्तरदायी मानी जाती है। ये जो नीति है वो काफी हद तक उत्तरदायी मानी जाती है। धन्यवाद बच्चागिरी। सुनिए, तो पुर्तगाली धार्मिक मामले में कैसे थे? सहिष्णु नहीं थे, अहिष्णु थे, कट्टर थे, और दुराग्रही थे, दुराचारी थे। ठीक है। सॉरी, दुराचारी शब्द नहीं रहेगा, दुराग्रही शब्द रहेगा। उन्होंने क्या किया? जहां भी अपनी सत्ता कायम की, वहां जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाए, और तलवार के सहारे से ईसाई धर्म का प्रचार किया था। ये धर्मांधता की नीति कहीं हद तक पतन के लिए जिम्मेदार। क्यों जिम्मेदार? कि जहां भी सत्ता कायम हुई, जहां भी सत्ता स्थापित हुई, वहां जबरदस्ती
तलवार के दम पर धर्मांतरण कराया। कैथोलिक ईसाई धर्म को बढ़ाया। ऐसी स्थिति थी। भारतीय जनता के सामने क्या पोजीशन आई कि पुर्तगालियों ने ईसाई धर्म और तलवार दोनों में से एक बात को चुनने का विकल्प रखा। किन्होंने? पुर्तगालियों ने जनता के सामने एक चीज का विकल्प रखा, औरंगजेब की तरह, या तो इस्लाम धर्म या तुम्हारी मुंडी कटेगी। तो इन्होंने भी क्या किया, या तो तुम्हारा सर उड़ाया जाएगा या तो तुम्हें मौत दी जाएगी या फिर तुम इस्लाम धर्म ग्रहण करोगे। तो इन्होंने अपनी धर्मांता का परिचय दिया था। तो तलवार के दम पर यह धर्मांता आई थी। दूसरा इनका इसी में कॉन्सेप्ट क्या था, 1538 में इन्होंने गोवा में एक पद सृजित किया था, एक नया पद बनाया था जो बिशप का पद था। किसका पद था? बिशप का पद था। और 1557 में इसका दर्जा बढ़ा दिया था, जिसे आर्च बिशप कर दिया था। ठीक है। और गोवा के अलावा इन्होंने कोचीन में भी बिशप का पद सृजित किया था। तो लगभग लगभग कब की बात है? 1538। 1538 में गोवा में बिशप का पद सृजित किया। ठीक है। और 1557 में इसका दर्जा बढ़ाकर आर्च बिशप कर दिया। इस बिशप का दर्जा बढ़ाकर आर्च बिशप कर दिया। क्या कर दिया? आर्च बिशप कर दिया। और इन्होंने बिशप का पद कोचीन में भी स्थापित किया था। कोचीन में भी इन्होंने क्या किया था? बिशप का पद स्थापित किया हुआ था। लिखो फटाफट एक बार इसको। चलिए, बिशप जानते हैं आप लोग क्या होता है? तो इन्होंने बिशप का पद यहां पर बनाया था। अब कहानी क्या थी? बिशप धार्मिक अधिकारी है, धार्मिक प्रधान हो गया एक तरीके से। जैसे एक तरीके से खलीफा तो नहीं कहेंगे, खलीफा तो मुस्लिम कम्युनिटी में हो गया। ये अभी धर्म का आवरण ओढ़े हुए हैं और ये एक धार्मिक प्रधान अधिकारी बनाया था इन्होंने यहाँ पर। ठीक है। 1540 के बाद क्या हुआ था? भारत में जो पुर्तगाली शासन था उस पर ईसाई पादरियों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। पोप नहीं था, एक तरीके से पोप नहीं कहेंगे इसको, बिशप अलग चीज है, पोप अलग चीज है, नहीं तो पोप अलग है ना। तो कहानी क्या थी कि 1540 के बाद भारत में पुर्तगाली जो शासन था उस पर ईसाई पादरियों का प्रभुत्व स्थापित हुआ, जिन्होंने भारत में असहिष्णुतापूर्ण धर्मांधता फैलाई। यानी समस्त हिंदू मंदिरों को पुर्तगाल नरेश की आज्ञा बता करके नष्ट करवाया था उन्होंने। 1540 में गोवा के समस्त हिंदू मंदिरों को नष्ट करवाया था। तो 1540 में गोवा के समस्त हिंदू मंदिरों को नष्ट करवाया। समस्त हिंदू मंदिरों को नष्ट करवाया था। और 1540 के बाद
पुर्तगाली शासन में पादरियों का महत्व बढ़ गया। ठीक है, इन्हीं पादरियों ने क्या करवाया था, ये काम करवाया था, समस्त गोवा के हिंदू मंदिरों को नष्ट करवा दिया था। 1540 में ये स्थिति हो गई। बाद में 1573 और 1589 में इन्होंने क्या किया था, सेलसेट में भी, यस मॉडर्न से अच्छे क्वेश्चंस आएंगे ना। इसके बाद इन्होंने 1573 में बारदे और 1589 में सालसेट में भी मंदिरों को नष्ट कराया। इस टाइम पर भी इन्होंने क्या किया, इन मंदिरों को नष्ट कराया हुआ करता, यही कहानी हुई थी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को एक बार इनके पतन को लेकर के लिखनी है, समझनी है कि पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ। अब देखिए, आपको याद होगा सेंट फ्रांसिस जेवियर, हमने बताया था ये 1542 में पहली बार भारत आया था और गोवा की पुर्तगाली बस्ती इसने आकर के यहाँ बनाई हुई थी। इसमें बहुत सारे धर्म प्रचारक थे, कैथोलिक धर्म प्रचारक थे, और इसको जो है सेंट फ्रांसिस जेवियर को पूर्वी जगत का प्रधान घोषित किया गया था। प्रधान यानी कि धर्म प्रचार के मामले में ईसाइयों के द्वारा। इसके बारे में दो तीन चीजें अपन लिख लेंगे नेक्स्ट एक पेज लेकर के। सेंट फ्रांसिस जेवियर 1542 से और 52 तक इसका टाइमिंग माना जाता है। भारत में 10 साल का इसका प्रभुत्व रहेगा। ये क्या था, इस व्यक्ति की बात करें तो ये पादरी बनकर के, जैसुइट पादरी के रूप में भारत आया था और गोवा की पुर्तगाली बस्ती में आया था 1542 में। उससे पहले गोवा में पुर्तगाली बस्ती डेवलप हो चुकी थी। तो ये एक पादरी के तौर पर आया। गोवा आया हुआ था, ठीक है ना। इसे समस्त पूर्वी जगत, जिसे हम इंडीज के नाम से जानते हैं, ईसाई धर्म प्रचारक नियुक्त किया गया था। प्रधान व्यक्ति यही था, ईसाई धर्म प्रचारक प्रधान का इसको क्या दिया गया था, पद दिया गया था। ठीक है, इसी के निर्देश के आधार पर पुर्तगालियों ने क्या किया था, भारत में चर्च की स्थापना हुई थी। इसी के निर्देशन में, इसी के निर्देशन में भारत में चर्च की स्थापना, इसी के निर्देशन में हमें क्या दिखाई देता है, भारत में चर्चों की स्थापना दिखाई देती है। कन्याकुमारी और एडम ब्रिज के मध्य रहने वाले जनजातीय जो परिवार थे, जिसमें मछुआरे आते हैं या मालाबार तट के कुछ मछुआरे आते, उनका इसने जबरदस्ती क्या किया था, कौन सी दूसरी लाइन नहीं दिख रही भाई, जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया हुआ था। ठीक है ना, यस। 1552 में इसकी मृत्यु हुई, और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो संचाव द्वीप पर हुई थी।
संचाओ द्वीप चीन में पड़ता है। कहां पड़ता है? संचाओ द्वीप चीन में पड़ता है, और संचाओ द्वीप चीन में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। इसने मरने से पहले लगभग लगभग नीची जाति के 7,000 से अधिक लोगों को क्या किया था? ईसाई धर्म में दीक्षित किया था। ऐसी स्थिति के बावजूद भी क्या था? ये व्यक्ति एक महान धर्म आचार्य और संत कहलाता है। इसका नाम आज भी भारत के अनेक स्कूल और कॉलेजों से रिलेटेड है। सेंट जेवियर कॉलेज, सेंट जेवियर स्कूल्स आपको पूरे भारत में देखने के लिए मिलते हैं। यस या नो? इसकी सच्चाई मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है? मरने से पूर्व 7,000 नीची जाति के लोगों को ईसाई धर्म ग्रहण कराया था। और आपको याद होगा कि आज की डेट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट इससे रिलेटेड हैं। 1552 में जब इसकी मृत्यु हुई थी, तो ये शिकायत हुई कि भारत में पुर्तगाली जो नगर हैं उनमें हिंदुओं, हाँ, प्राइमरी एजुकेशन के स्कूल बहुत अच्छे हैं इनके, मतलब स्कूल ठीक है, आज की डेट में तो हमें एजुकेशन से मतलब है। तो पुर्तगालियों के जो नगर थे उनमें हिंदू और मुसलमानों के जबरदस्ती धर्मांतरण के कारण क्या हुआ था? पुर्तगाली नगर वीरान होने लगे थे। कहने का मतलब वहां जनसंख्या नहीं रही थी। 1552 में इसकी मृत्यु हो गई, तो वहां पे जो हिंदू और मुसलमान थे वो छोड़ छोड़ करके चले गए उन जगहों को, क्योंकि उनको जबरदस्ती क्या करवाया गया था? धर्मांतरण करवाया गया था। और जब ये लोग, ये मर गया, ये कुछ प्रभाव रहा नहीं, तो फिर क्या होगा? वो लोग छोड़ छोड़ करके चले गए थे, ठीक है? 1560 में क्या हुआ था? एक धार्मिक न्यायाधिकरण यानी धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई थी। और उस टाइम पर 1500 मतलब 60 के बाद किसी भी प्रकार के धर्म द्रोह में विश्वास करने वाले व्यक्ति या धर्म विद्रोही व्यक्तियों को दंडित किया जाए, इसके लिए 1560 में धार्मिक न्यायाधिकरण या धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अब इस जो धार्मिक न्यायालय स्थापित हुआ था, इसके अंतर्गत क्या हुआ था? ईसाइयों की बात कर रहा हूं, ईसाइयों के द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें गैर ईसाइयों को या ईसाई धर्म को स्वीकार करके फिर से त्याग देने वाले व्यक्तियों को, या ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने ईसाई पादरी ईसाई धर्म के लिए मतलब जिनको ईसाई या पादरी, ईसाई व्यक्ति या पादरी व्यक्ति, दोनों ही व्यक्ति ईसाई धर्म के लिए जिनको बहुत ज्यादा घातक समझते थे, उनको जिंदा जलाया गया था। और उनको बहुत जबरदस्त तरीके के क्या दिए गए थे? दंड दिए गए थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी इन लोगों की, जिनके कारण, क्योंकि अभी मैं इस टॉपिक को थोड़ा और लंबा करूंगा तो इसमें 15-20 मिनट जाएंगे। तो नहीं, पुनर्जागरण वाला नेट में नहीं आएगा संदीप कुमार जी, वो पॉइंट अलग है, ठीक है ना? तो मालाबार तट पर रहने वाले जो बहुत सारे लोग थे, उनको, जो सीरियाई थे या ईसाई थे, उनको भी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी थी इन लोगों ने। तो धार्मिक कट्टरता का एक बहुत बड़ा इनका स्वरूप सामने आता है। तो हम लोग केवल इतना ही लिखेंगे, इसमें ज्यादा नहीं लिखेंगे। धीरे धीरे क्या हुआ था कि जनता जो भारत की थी, उनके मन में इनके प्रति जेवियर है, पादरी जेसुइट, जेसुइट एक संघ होता है। सेंट जेवियर था, ये पादरी था, पादरी जेसुइट कहा गया इसको। हाँ, जेसुइट का मतलब एक ग्रुप हो गया, ठीक है? तो धीरे धीरे क्या हुआ? हाँ, पादरी जेसुइट लिखा हुआ है, तो जेसुइट का मतलब तो एक समूह हो गया ना, ग्रुप हो गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पुर्तगाली नगरों से जब भारतीय जनता के मन में, स्थानीय जनता का फिर इनको विरोध उठाना पड़ा, तो फिर जो ईसाई थे उनके खिलाफ धार्मिक अत्याचार इन्होंने किए हुए थे, बाकी की जो भारतीय जनता थी उन्होंने उसके मतलब कोप का इनको क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा, उनको गुस्सा का सामना करना पड़ा। तो विद्रोह, दंगे फैलने की स्थिति हुई। ऐसी स्थिति में पुर्तगाली नगरों का क्या हुआ? पलायन हुआ धीरे धीरे।
अरे यार कैसी बात करते हो, मैं रोबोट थोड़ी हूँ कि जो टॉपिक यहाँ चल रहा है वहीं पे मैं वो प्रैक्टिस कैसे करवाऊं। वो पाषाण काल से चल रहा है शुरू, इसका सीक्वेंस अलग है, अब उसका बैलेंस करने के लिए अलग टाइम निकालूं। हद करते हो यार, तुम लोग खुद नहीं पढ़ सकते। यहाँ टॉपिक ये चल रहा है, वहां टॉपिक वो चल रहा है। आपको पता है कि वहां मैं धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ा रहा हूँ। यहाँ तो मेरे टारगेट में ही नहीं था, ये हिस्टोग्राफी बंद करके मैंने स्टार्ट किया इसको। टारगेट ही मेरा अलग था यहाँ पे। तो अब ये एक कॉन्सेप्ट था, और इस कॉन्सेप्ट के बाद में हम एक पॉइंट जो इनके पतन में चौथा गिनेंगे, वो एक इनके पतन में चौथा पॉइंट गिनेंगे, प्रतिद्वंदी, यूरोपीय प्रतिद्वंदियों का सामना। एक पॉइंट में इसमें क्या गिनाऊंगा आपको, यूरोपीय प्रतिद्वंदियों का सामना, कि भाई इनके क्या है, यूरोपीय प्रतिद्वंदी भारत में आना शुरू हो चुके थे। अब कहानी क्या थी कि पुर्तगाल को पोप का समर्थन प्राप्त था, इसलिए जो दूसरी यूरोपीय जाति थी उनको वो पूर्वी व्यापार से दूर रखने का प्रयास किया गया था। लेकिन जब बाद में धर्म सुधार आंदोलन आ गया, तो धर्म सुधार आंदोलन ने क्या किया था, पोप की सत्ता कमजोर कर दी थी। तो पूर्वी व्यापार के लाभ को देखते हुए अन्य यूरोप की जातियां भी इस व्यापार में कूद गई थी, और पुर्तगाली कंपनियों को उन्होंने पछाड़ दिया था। तो प्रारंभ में पुर्तगालियों को क्या था, पोप का समर्थन प्राप्त था। पोप का समर्थन। अब पोप की सत्ता समाप्त हुई, अब पोप की सत्ता कैसे समाप्त हुई थी, धार्मिक सुधार आंदोलन से। ठीक है, और पुनर्जागरण से। पुनर्जागरण का, पहले पुनर्जागरण और फिर धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, जनता में मैंने आपको एक चीज और जोड़ी थी, आज ही पढ़ाई है वर्ड हिस्ट्री में, प्रबुद्धवादी आंदोलन। ठीक है, बौद्धिक आंदोलन भी हुआ था। तो दुनिया तर्क पर विचार दे रही है, दुनिया क्या दे रही है, तर्क पर विचार दे रही है। तो बौद्धिक आंदोलन भी आपको मैंने आज ही लिखाया है, जो वर्ड हिस्ट्री का हमारा टॉपिक है वो चलेगा अभी आगे। दुनिया क्या विचार कर रही है, तर्कवाद पर विचार दे रही है। तो पूर्वी देशों के साथ इस व्यापारिक लाभ को कमाने के लिए अन्य जातियों ने भी इंटरेस्ट दिखाया। अतः क्या हुआ, बौद्धिक आंदोलन हुआ। अतः पूर्वी देशों के साथ इस व्यापारिक लाभ को प्राप्त करने के लिए अन्य यूरोपीय समूह भारत आए। इसको प्राप्त करने के लिए अन्य यूरोपीय समूह भारत आए, और इन अन्य यूरोपीय समूह में से ही भाई साहब अब आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी डचों से। तो किस तरीके से पुर्तगाली हमने स्टार्ट किए और पुर्तगालियों से किस तरीके से हम घूमते घामते डचों पे आ गए, ये बात आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे डच, फिर हम पढ़ेंगे अंग्रेज, फिर हम पढ़ेंगे क्या, फ्रांसीसी। इस तरीके से कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। बोलो फटाफट यस या नो, कोई दिक्कत किसी को। हम्म।
कल से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पुर्तगाली पढ़ने हैं आपको थोड़ा सा, है ना? पुर्तगाल में अभी रह रहा है हमारा कंसेप्ट। पुर्तगाली बहुत पढ़ने हैं अभी तो आपको। तो पुर्तगालियों की स्थिति तो ऐसी है ही है। आज पुर्तगाली कंप्लीट कर दीजिए, एक दिन में नहीं होंगे अभी। लंबा टाइम लगेगा इसमें। अभी कम से कम 2-3 क्लास खा जाएंगे ये पुर्तगाली। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था और वो सब, यहाँ से क्या क्या इनके रिलेशनशिप हुए थे, किस तरीके से जो चीजें थी, वो सारी की सारी पढ़नी है अभी हमें। लेकिन अपन डेफिनेटली कल ही बात करेंगे इस टॉपिक पर, ठीक है ना? चलिए, आज के सेशन को यहाँ रखते हैं, 1 बजे दोबारा मुलाकात करते हैं नई क्लास में। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू सो मच। भाई टेस्ट सीरीज मैंने तो बोल दिया है, सबका ओपन हो जाएगा 1-2 दिन में।